चलो भाई, टेस्ट नंबर 4 करेंगे। पॉपुलेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, डेवलपमेंट। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि टॉपिक के सिलेबस पहले इंपॉर्टेंट बताओ ना, कि अपने को क्या टॉपिक पूछता है यूपीएससी, है ना। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे उसको। बार बार मैं वीडियो दे दूंगा आपको सिलेबस याद करने वाली। और आप दोनों को, जो न्यू है, तीनों को ही बल्कि, दो वीडियोस मैं दूंगा। एक तो डायग्राम्स कैसे बनाने हैं अपने आंसर्स के अंदर, वो ले लेना अभी मेरे से, ताकि आप डिफरेंट डायग्राम बनाओ। और दूसरा सिलेबस कैसे याद करना है, वो इसके इंपॉर्टेंस है अपने आप में। वो रोज हम एक वीडियो देख लेंगे उसको। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड कडलिंग is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on socialization of children. 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स, 60। अभी देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया था। पहले क्या कह रहे हैं कि पहले जैसे कि जो बच्चा है ना, उसकी लर्निंग कैसे होती थी, पेरेंट्स को कडल करते थे, समझाते थे, एक्सप्रेशंस होते थे, है ना। अब वो लर्निंग कहाँ पे शिफ्ट कर दी है, फोन बेस्ड कर दी है। तो उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, देख लो जो सोसाइटी में हो रहा है, उसी से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। तो पहले तो आप थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे, है ना, कि भाई कडलिंग क्या होती है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल अफेक्शन, है ना, पेरेंटल बॉन्डिंग, ठीक है, जिससे चाइल्ड की सोशलाइजेशन, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, अर्ली मॉरल लर्निंग सीखता है वो, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे उसको अल्टर कर रहे हैं बाय द शिफ्ट। किसमें हो रहा है, मोबाइल स्क्रीन के थ्रू उसकी लर्निंग हो रही है। तो आप बताओगे ऐसा क्यों शिफ्ट हुआ है। पहले तो रीजन दोगे, दो तीन पॉइंट में, ज्यादा नहीं, क्योंकि 150 वर्ड्स ही हैं। तो इससे भी चाहे छोटे, बस मेन मेन पॉइंट्स लिख देना। कि मोस्टली जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो बोथ पेरेंट्स क्या है, दे आर वर्किंग। तो टाइम नहीं बचता है उनके पास ना। तो बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, इजी टूल फॉर एंगेजमेंट। तो ये इजी टूल बचता है बच्चे के एंगेजमेंट के लिए। दूसरा, डिजिटल लर्निंग। तो पहले तो क्या कहते हैं, किताब लेके बैठ जाओ, पढ़ लो। अब लर्निंग ही कैसे होगी, ऑनलाइन हो गई है। तो ये क्या हो गया, जैसे आपके एडटेक प्लेटफॉर्म है, इन्होंने जो डिजिटल लर्निंग है इसको एक नॉर्मलाइज बना दिया है। तो बच्चे को बोलते, बच्चा घर पढ़ ही रहा हूँ मैं, तो मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ लेकिन, ठीक है ना। तो इट सेज नॉर्मलाइज द स्क्रीन बेस्ड लर्निंग एडटेक के कारण। तो ये नॉर्मल हो गया, तो वो स्क्रीन टाइम ऐसे बढ़ गया। थर्ड, वर्चुअल फैमिली इंटरेक्शन। पहले बच्चा, आप खुद देखना, छोटे छोटे बच्चे अगर उनको वीडियो कॉल करवाते हैं बार बार, तो वो फिर बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं मोबाइल। फिर वो कभी कहते हैं मैं मोबाइल अच्छा लग रहा है, फिर वो धीरे धीरे एडिक्शन बढ़ती जाती है। तो ये भी नॉर्मलाइज हो गया। पेरेंट्स अगर दूर है या ग्रैंड पेरेंट्स से करना है, तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ठीक है ना, वर्चुअल फैमिली इंटरेक्शन। तो वो उनको फिर क्या होती है, रूटीन में आ जाती है चीजें, तो अपने आप फिर नेचुरली स्क्रीन टाइम बढ़ना ही है। फिर वो एंगेजमेंट बढ़ाना, चाहे खाना खिलाना हो, कुछ भी हो, ऐसे दो तीन आप रीजन दोगे कि क्यों वो रिप्लेस हो गया है। अब असली पार्ट ये है क्वेश्चन का, कि उससे क्या इंपैक्ट पड़ा है। अब मैंने कल से आपको ये समझा रहा हूँ, जब भी सोसाइटी के क्वेश्चन आएंगे, दोनों चीज देनी है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी और नेगेटिव भी। पर ज्यादातर इसमें नेगेटिव इंपैक्ट पहले है, तो वो हमें पहले लिखना है नेगेटिव। फिर लास्ट में कुछ एक दो पॉजिटिव इंपैक्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इम्पेयर्ड इमोशनल बॉन्डिंग। तो एक डिजिटल टच हो और एक फिजिकल जब होता है, उससे इमोशनल बॉन्डिंग कहीं ना कहीं फिर कम हो जाती है, ठीक है ना। लैक ऑफ टच, फेशियल एक्सप्रेशन। तो बच्चा वो चीज डेवलप ही नहीं कर पाता कि कौन कैसे फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है, एम्पैथी, वो सब चीजें लैक हो जाती है, क्योंकि वहां पे सब नॉर्मल क्या होता है, आपको मोबाइल ही दिख रहा होता है स्क्रीन पे। सोशलाइजेशन, ये सोसाइटी वाले बड़ी यूज हो रहे थे, ठीक है। तो लैक ऑफ टच, फेशियल फीडबैक वीकन्स द एम्पैथी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। तो वो वाला पार्ट जो कंपोनेंट डेवलप होना था बच्चे का, वो इतना डेवलप नहीं हो पाता, एम्पैथी वाला और ट्रस्ट बिल्डिंग का। उसके लिए फिर सब ऑब्जेक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट इज डिलेड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। जब हम बच्चे को फिजिकली सिखाते हैं या उसको, तो उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन देखता है, कुछ बोलना सीखता है वो। पर कहीं ना कहीं अगर मोबाइल एक वन साइडेड होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो स्पीच लर्निंग होती है वो डिले हो जाती है उनकी, ठीक है। तो डिलेड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये डिले होता है। ये इसके इंपैक्ट बता रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। थर्ड, रिड्यूस्ड एम्पैथी एंड सोशल सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, जो कडलिंग है, जब भी आप कडलिंग करते हो तो बच्चे में ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है ना। कडलिंग रिलीजेस ऑक्सीटोसिन एंड दैट हार्मोन इज लिंक्ड विद द एम्पैथी। तो जब वो हार्मोन रिलीज होंगे, तो एम्पैथी वाला पार्ट भी डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट इज द वीकनिंग फैमिली बॉन्ड्स। तो पहले क्या होता था, दादी नानी चाची जो भी है, वो सारे स्टोरी सुना दिया, इंटरेक्ट कर लिया बच्चे से। तो वो उससे क्या होता था, आपका स्टोरी टेलिंग हो गया, कडलिंग हो गया, उससे क्या होता है, फैमिली की इंटीमेसी बनती है। अब वो भी लैक करेगी सारी, क्योंकि बच्चा अब सारी स्टोरी कहाँ देख रहा है, यूट्यूब किड्स पे क्या होता है वो, है ना, वो वाला इस तरीके से। लास्ट, एडिक्शन और अटेंशन डेफिसिट। तो बार बार ये देखने देखने से क्या होता है, एक तो उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, अटेंशन, ठीक है ना। तो ये अटेंशन डेफिसिट होता है और एडिक्शन बढ़ जाती है। अब एडिक्शन का नुकसान ये है कि उसको फिर बार बार कुछ ना कुछ कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए होगा, नहीं तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, एनजाइटी होती है ना। और जो डीपर सोशल इश्यूज है, उन पे फिर बाद में वो इंटरेक्शन में कतराएगा बच्चा फिर वो, ठीक है ना। यही है कि चाइल्ड बिकम्स डिपेंडेंट ऑन कांस्टेंट स्टिमुलेशन, impairing their ability to focus, reflect and engage in the deep social interaction। तो सोशल जो डेवलपमेंट होनी थी, बहुत कहीं ना कहीं इम्पेयर हो जाती है।
उसके अलावा आप बाकी लिख सकते हो, मेंटल हेल्थ कंसर्न, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये सारे थे। पर ये जो चार पांच मेन आपको लिखने थे कि भाई इमोशनल बॉन्डिंग हम होती है, ये फैमिली वाला, वीकनिंग फैमिली बॉन्ड्स, क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी का पेपर है, ये फैमिली और ये सारे वर्ड आएंगे आएंगे, सोशलाइजेशन वाला, एम्पैथी वाला, लैंग्वेज लेट होएगी, ये सारे पांच तो मेन पॉइंट है। बाकी अदर पॉइंट्स आप, मैं मॉडल आंसर दूंगा उससे देख सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में इसके बाद आप बताओगे इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं, जो ये मोबाइल के या लर्निंग बेस्ड चीज से क्या होता है इसमें, जैसे कि कॉग्निशन फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप मल्टीपल जगह से देखते हो ना तो कहीं ना कहीं लर्निंग थोड़ी फास्ट हो रही है बच्चों की अब, तो एक लर्निंग एबिलिटी थोड़ी डेवलप हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, जो बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटी है, जैसे मान लो यूट्यूब पे या और के जो वीडियोस बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव उनको ऐड कर रही है, उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। और थर्ड इज द कल्चरल एक्सपोजर, अलग अलग कल्चर का उनको एक्सपोजर मिल रहा है। तो एक लर्निंग कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, ठीक है, एक्सपोजर मिल रहा है, ये इसके फायदे हैं। पर हमें अगेन घूम फिर के लास्ट में बैलेंस करना है, ठीक है ना, कि ठीक है बिल्कुल मना भी नहीं है, लेकिन फिजिकल और जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू रखना। इस तरीके से आपको कंक्लूड करना था। मैंने बोला ना ये मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन अगर तुम इसका एक तरीका पता क्या होता है, ये सब अगर तुम्हें नहीं लिखना है, ये डिमांड कैसी थी क्वेश्चन की, इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट डिमांड थी, मतलब पूछा नहीं हुआ ये। एक्सप्लिसिट डिमांड के अगला है, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, डायग्राम बना दो एक, इसलिए रिप्लेस हो गया, आप थोड़ी जगह खाएगा, ये तो सीखना है आंसर राइटिंग में। पेज दो ही है, कोई भी डायग्राम बना दो, तीन का था मैं ट्राइंगल बनाया था, वाई रिप्लेस्ड 1 2 3, फिर थोड़ी जगह लेती, साइड में डायग्राम बन जाता है आपका। तो वो तो मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको, यही तो है। लेकिन ये मत कर देना, इसको मत करना पॉइंट को कम, ये तो सारे लिखने लिखने पॉइंट, जो नंबर इसको देख के देगा वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा डाल दिया, पर इसको कम नहीं कर सकते हम। इंट्रो कंक्लूजन और ये कर दिया तो ठीक है, अगर आप बेटर प्लानर अच्छे हो साइड में वो बना तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक्स्ट्रा, वो इम्प्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट डिमांड है तो पूछा होता। नेगेटिव और पॉजिटिव भी डालना है इसमें, कई बच्चों ने नेगेटिव लिखा होगा फिर नंबर कम आएंगे, पॉजिटिव भी डालना है। मैं लगातार 3 दिन से ही कह रहा हूँ, सोसाइटी में दोनों एंगल देखो, ठीक है। तो ये अब मान लो 3 दिन से ये फोकस कर रहे हैं, अब तुम्हारे जब एग्जाम दोगे फाइनल, तब तुम्हें पता होगा सोसाइटी क्वेश्चन मेरे को क्या इसका, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूंगा ही, अगर नेगेटिव लिख रहा हूँ तो पॉजिटिव देखता हूँ, पॉजिटिव देखता हूँ नेगेटिव, दोनों साइड देखोगे तुम, और यही चीज तुम एसए में रेप्लीकेट करोगे, तो वो आदत पड़ जाती है। इसलिए कंटिन्यूस, फर्स्ट डे कुछ नहीं होता, फर्स्ट डे, 10th डे, 20th डे, 30, जब जैसे जैसे तुम करते जाओगे तब सीखते हो, लर्निंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस ही है, हर क्वेश्चन के बाद तुम सीखोगे उसमें। मेन बात क्या ना, हम उसको डेवलप ही नहीं करते, बस बैठे रहते हैं अपनी पढ़ाई वाले उसमें। अब लिखने से जो चीज डेवलप होती है कभी पढ़ाई से नहीं हो सकती, लिख के ही इंसान सीखता है, अपने एक्सप्रेशन बाहर आते हैं। कोविड 19 अब जा चुका है, तो इसको बाय बाय करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करेंगे ठीक है। ये मैंने फिर भी दे दिया, मॉडल आंसर आपको मिल जाएगी कुछ, अगर व्यू आपको देख लो ना, पर रेलिवेंसी अभी कम है ना। क्वेश्चन में सारे कराऊंगा आपको। थर्ड है, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इज स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजंस। तो लिखो, गवर्नमेंट ने इतने प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं फिर भी पॉवर्टी है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर 2 में भी आ चुका है, उसको अलग तरीके से लिखना है। ये क्वेश्चन अब पेपर 1 के अंदर है सोसाइटी के अंदर, तो इसको अलग तरीके से लिखना है, सोसाइटी के तरीके से, सोसाइटी वाले वर्ड डालने हैं। क्यों अब भी पॉवर्टी है इंडिया में इतने प्रोग्राम होने के बाद वो, अरे हाँ, 7 मिनट्स टाइम स्टार्ट। इन क्वेश्चंस के मैंने मॉडल आंसर इतने डिटेल बना रखे हैं, ये आपका कंटेंट का काम करेंगे, घर जाके मॉडल आंसर अच्छे से पढ़ लेना। फिर कोई भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ सारे आपको प्रेस बदल जाएगा, रीजन सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंटेंट का ही काम करेंगे बिल्कुल ही, और वो भी पॉइंट फॉर्म में। पर अभी अपना दिमाग चलाओ, जो तुम सोच रहे हो, तब मॉडल आंसर पढ़ने का फायदा है कि मैंने ये सोचा था और मैं क्या लिख सकती थी, तो फिर कल और इंप्रूवमेंट करोगे आप। अपना बेस्ट दो, ये 7 मिनट ही बस तुम्हारे पास, तो उसमें अपना जो आता है लिखो फुल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम चला रखी है फिर भी पॉवर्टी है इंडिया में, तो क्या लग रहा है क्यों है पॉवर्टी फिर भी। अगर पेपर 2 होता तो हम गवर्नेंस सारे लिख देते, करप्शन वरप्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेशन ही, पर ये क्या है पेपर 1 है, तो इसमें तुम बताओगे भाई केवल गवर्नमेंट प्रोग्राम ही नहीं, वैसे भी सोसाइटी का एंगल देखो आप, सोसाइटी में कौन कौन आते हैं, डिफरेंट कास्ट आती हैं, तो तुम बताओगे डिफरेंट जो कास्ट है वो पहले से बैकवर्ड है, उनको हिस्टोरिकल निग्लेक्ट किया गया है, कास्ट के बेसिस पे उनको लैंड नहीं है, जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो एक तो कास्ट वाला एंगल डालना है, ट्राइब्स वाला एंगल डालना है, वीमेन का एंगल डालना है, जेंडर इनइक्वालिटीज, कि वीमेन का वेज गैप है, सीलिंग इफेक्ट है, उनको लैंड एंटाइटलमेंट्स नहीं है, तो ये वाले एंगल देने थे आपको। गवर्नमेंट ने स्कीम चला दी ठीक है, लेकिन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है जो पॉवर्टी को ब्रीड कर रहा है, तो जितना ये सोसाइटी वाले वर्ड डाल दो फिर बाद में अदर्स में डाल दो जाए,
कि करप्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है, पर पहले 4-5 पॉइंट क्या होने थे सोसाइटी वाले, तो वो आंसर है, समझ जाते बस इतना ही। अब आप देखो वही लिखना, वही है सब, ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमारे सोसाइटी में स्टार्टिंग है, हिस्टोरिकल निग्लेक्ट है, उन्हीं के बेसिस पे इनको ना तो लैंड मिली, ना एजुकेशन, ना एम्प्लॉयमेंट, जो आपके दलित हैं उन सबको, तो कास्ट का एंगल आ गया। फिर एक डेटा दे दो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 45% ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर लैंडलेस। तो एक पॉइंट और एक उसका डेटा, ऐसे आंसर को करना था आपको। अब ये नहीं भी आता है कोई बात नहीं, अब इसको याद कर लेना, फिर अभी कभी भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो ये डेटा आ जाएगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके, ये सारे आपके मॉडल आंसर कंटेंट का काम करेंगे। अब मैंने बताया जेंडर पॉवर्टी है, ठीक है ना, तो विमेन जो है उनपे देखो आप क्या है, पेट वेज गैप्स है, एक ही काम के लिए विमेन को कम पैसा मिल रहा है, मेल को ज्यादा मिल रहा है, जेंडर बेस्ड पॉवर्टी है। दूसरा, अर्बन रूरल डिवाइड है और माइग्रेशन ट्रैप है ना, तो अब क्या होगा, रूरल एरिया में डेवलपमेंट कम है तो वो कहाँ माइग्रेट करेंगे, अर्बन एरिया में, वहां पे भी उनकी हालत क्या है, स्लम्स में रहते हैं, तो ना हाउसिंग है ना कुछ है, वैसे पॉवर्टी उनकी। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, तो जो बाकी केवल स्कीम से कुछ नहीं होता, एजुकेशन नहीं है ना, फिर अगर एजुकेशन नहीं है तो स्किल्स भी नहीं होंगी, स्किल्स नहीं है तो फिर सोशल मोबिलिटी बढ़ ही नहीं पाती है। तो स्कीम तो एक पार्ट है, उसके अलावा जो गैप्स है, क्योंकि एजुकेशन और ये सोशल मोबिलिटी, हेल्थ, ये भी आप डाल देना इसमें सोसाइटी वाले एंगल में, क्योंकि सोसाइटी का ही पार्ट है सारा, ठीक है ना। अब ये बता ही रहे एक्सेस की, राइट टू एजुकेशन एग्जांपल दे दिया, वो तो सब जगह इंप्लीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ट्राइबल स्टूडेंट के पास अवेलेबिलिटी है ही नहीं, एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, मे भी गुजरात के स्टूडेंट के पास हो। तो केवल एक्ट नहीं, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल वेरिएशन, वो सारी बातें आपको डालनी है, इसलिए वो डिस्पैरिटी, इसलिए पॉवर्टी हम रिड्यूस कर नहीं पा रहे हैं। फिर ये बाकी एंगल डाल देना करप्शन के और सोशल कैपिटल के, ठीक है ना, कि भाई इतने, मान लो पीपल विद द लेस सोशल कैपिटल, जैसे जिनके कनेक्शंस नहीं है, या जो अगर स्कीम है कोई, मान लो पीडीएस भी है, उसमें भी डाइवर्जेंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करप्शन और आपका सोशल कैपिटल या फिर लैक ऑफ कनेक्शन जो है, तो उनको मेन बात है कि करप्शन और जो पॉलिसी पे पैरालिसिस है वो देखना अपने को। इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी, ये भी सोसाइटी का पार्ट है, जो गरीब है जिसका दादा, उसका फिर बाप गरीब, उसका फिर बच्चा कैसे, वो इंटरनेशनल, जमीन नहीं है, पढ़ाया नहीं है, तो वो सारे। हालांकि इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन भी है, कईयों ने पॉवर्टी को ब्रेक भी किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी ऐसे ही चल रहा है ना, वो इंटर जनरेशन, अगर किसी को ब्रेक ही नहीं किया तो फिर क्या फायदा, तो ये इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इन इंडिया इज रिप्रोड्यूस अक्रॉस जनरेशन ड्यू टू लैक ऑफ असेट्स, उनके जमीन ही नहीं थी, या कोई मान लो कोई स्किल नहीं थी उस तरीके से, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन, तो हेल्थ माल न्यूट्रिशन भी पॉवर्टी में, ठीक है ना, जब हेल्दी नहीं होगा तो फिर कंट्रीब्यूट कैसे करेगा, तो वो जो जनरेशन से चलती आ रही पॉवर्टी, वो भी दिक्कत है। अब हमको ये सब चीजें सॉल्यूशन बतानी है, कैसे हमें हेल्थ देनी है, कैसे जो आपके सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करना है, ये आप ए फॉरवर्ड में लिखोगे जो प्रॉब्लम्स थी बस। तो ये वर्ड भी एक इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास, इंटर जनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि ये सोसाइटी का वर्ड है, सोसाइटी से लिंक हो रहा है, तो ऐसे वर्ड हमें इंपोर्ट करना है। फिर इम्प्लीमेंटेशन गैप, ये हम सब कर चुके हैं। और जो भी वर्किंग भी है मोस्टली क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में, तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्किंग, तो मैंने 10-11 पॉइंट दिए हैं, आप 5-6 भी करोगे, 6-7 तो हो जाएगा मैंने। फिर इन्हीं को ठीक करने के लिए आप अलग अलग वे फॉरवर्ड बताओगे, कैसे हमें सोशल इंक्लूजन करना है ना, कि ये नहीं है बस हमें इनकम क्राइटेरिया देखना है, कास्ट बेस पे, है ना, बाकी सब भी देखना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेट कास्ट, ट्राइब, जेंडर, डिसेबिलिटी इन द पॉवर्टी आइडेंटिफिकेशन, केवल इनकम के बेस पे नहीं करना, क्योंकि अब सब जगह पे देखना है हमें। फिर आप करोगे ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रेंथन करना है अपने को, ठीक है ना, हेल्थ से, एजुकेशन से, उन सब में। असेट एंड स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट, अब मोस्टली क्या हो रहा था, जैसे ऊपर हमने देखा था मनरेगा चला दिया, तो मनरेगा में एंटाइटलमेंट की आदत पड़ गई, रादर देन स्किल डेवलप नहीं की। हमें काम क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट पे, यानी क्या शिफ्ट करना है आपको, वेलफेयर से कैपेबिलिटी अप्रोच पे। वेलफेयर अप्रोच थी, सोसाइटी को हम वेलफेयर दे रहे हैं, डॉल्स दे रहे हैं फ्री में, और कैपेबिलिटी अप्रोच किसकी थी, अमृत सेन की, वो कह रहे कैपेबल बना दो, तो वेलफेयर अप्रोच से कैपेबिलिटी बनाना। तो ये सब बातें आप, इनमें से 4-5 बातें आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में। अर्बन एरिया में क्या करोगे, स्लम्स में प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी है ना, तो प्रॉपर उनको करना है, तो उनको फैसिलिटीज हो, तो वहां पे स्लम एरिया को कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैंने सारे दे रखे हैं, कैसे ठीक करना है और क्या इश्यू थे, 3-4 अपने नोट कर लेना, वही आपके आंसर हो जाएंगे, और लगभग ये टॉपिक कवर हो जाएंगे सारे इसके आपसे। ये हो गया, नेक्स्ट करें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुर्गी पहले आई थी अंडा पहले आया था, ऐसे पूछता है। ठीक है चलो, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी, और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स। चलो देखो।
दोनों साइड बतानी थी कि भाई कैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से पॉवर्टी हो रही है ना, और कैसे आपकी पॉवर्टी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। पहले बोलो। ये तो आप बताओगे बाई डायरेक्शन चैलेंज है हमारे लिए दोनों, है ना, पॉपुलेशन भी मेंटेन करनी है हमें, पॉवर्टी भी वही देखना है। पॉवर्टी एज अ कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉवर्टी होएगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी। क्यों होएगी? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि फर्टिलिटी रेट कम करें अपना, है ना, तो एक अवेयरनेस नहीं होती। पहला अवेयरनेस और एजुकेशन हो गया। दूसरा, जो पुअर है उसके लिए जो उसके बच्चे होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इकोनॉमिक असेट की तरह। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने इकोनॉमिक अर्निंग हैंड्स होंगे। किसने कहा था ये बात? मार्क्स ने। मार्क्स की थ्योरी थी ज्योग्राफी के अंदर। तीन थ्योरी पढ़ते हैं हम, माल्थसियन, मार्क्सियन, पॉपुलेशन में, और थर्ड इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो मार्क्स की थ्योरी लगेगी यहाँ पे। एक पहले मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें माल्थस लग रहा था। ठीक है। तो और थर्ड कॉज क्या था इसमें, कि इनको इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन की, है ना, या बाकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विस के। और फोर्थ इज द हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो पॉवर्टी के साथ कुछ बच्चे स्टार्टिंग में उनकी डेथ हो जाती है, तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रहती है, तो ये लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये रीजन है कि कैसे पॉवर्टी से आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। ये चार रीजन सीरीज, बाकी और हैं तो लिख लो, पर ये चार बिल्कुल अपने को स्ट्रेट लिखने थे। इतना ही क्लियर आंसर लिखना है अपने को, सीधा टू द पॉइंट बस। इसमें मैंने मार्क्स का नाम डाल दिया तो आपका और थोड़ा एनहेंस हो गया कि आपने किसी थिंकर का नाम भी डाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। फिर आप बताओगे ठीक है भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ से भी पॉवर्टी एज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी क्यों? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो उन रिसोर्स का क्रंच हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो एजुकेशन है, लिमिटेड है हमारे पास, मान लो फैसिलिटीज, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे ही नहीं पाएंगे उस चीज को लेके ना। ऐसे ही हेल्थ फैसिलिटीज होगी, ऐसे ही फूड्स हो गया, ऐसे ही वाटर हो गया, तो वो सर्विसेज लिमिटेड हो जाती है। तो पहला आप दिखाओगे कि रिसोर्स के ऊपर प्रेशर आता है पॉपुलेशन से। ठीक है। उससे ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड, वाटर एंड हाउसिंग। इससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग होती है जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है आपकी तो। ठीक है। ओवर क्राउडिंग से क्या होगा? आपके रिजल्ट इतना इनएडिक्वेसी, तो जो रिसोर्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं, तो फिर वो कम मिलते हैं, तो फिर वो पॉवर्टी होती है। एक तो हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप कर रहे हैं तो वो अपनी पॉवर्टी साइकिल को ब्रेक कर देगा। एक रिसोर्स है वो पहले ही बढ़ गए हैं तो हर एक को डेवलप नहीं कर पा रहे हम, तो फिर वापस पॉवर्टी ब्रीड होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से कैसे पॉवर्टी आ रही है, सेकंड में ये बताता हूँ। दूसरा कॉज क्या होगा? जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, किस किस को नौकरी दोगे? और दूसरा क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर है भी तो एक नौकरी है, उसके लिए 50 कैंडिडेट आ गए, कोई 50,000 में कर लेगा, कोई वो कह 15,000 में कर लूंगा काम। तो उसकी कैपेबिलिटी तो 50,000 है काम करने की, काम कितने में कर रहा है? 15,000 में। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। फिर ओवर अर्बन क्राउडिंग, अर्बन एरिया में ओवर क्राउडिंग होगी, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट होगा वहां पे। इट विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड असेस टू सर्विस। और जब जब क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होती है और सर्विस नहीं मिलती है तो फिर क्या होती है? पॉवर्टी। तो घूम फिर के लिंक उससे करना है आपको, पॉपुलेशन से क्या होगा और उससे फिर कैसे पॉवर्टी बढ़ेगी। ये इतना सिस्टम था, पॉपुलेशन और पॉवर्टी, बीच में क्या क्या पैरामीटर आ रहे हैं, ऐसे फर्स्ट में था। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन से देखो, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतना क्या करेंगे हम? लैंड में फर्टिलाइजर डालेंगे। ठीक है ना, उतना ही हम क्या करेंगे? और ओवर कल्टीवेशन करेंगे, इंटेंसिटी उठाएंगे, लैंड डिग्रेड होगी, एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। एनवायरमेंट डिग्रेड होगा तो जो फार्मर पहले ही इतना ईल्ड जनरेट नहीं कर पा रहा था, और क्या करेगा? ईल्ड जनरेट नहीं करेगा, वो वापस पॉवर्टी हो जाएगी इसकी। ये मोस्टली हमारे एग्रीकल्चर का डेटा डाल दो, फार्मर्स है, तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, तो फिर वापस पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कर रहा है? ब्रीड पॉवर्टी। एक और इसकी साइड दिखा सकते हो कि अदर वे भी देख लो, एफ्लुएंट सोसाइटीज में उनकी पॉवर्टी कम होती है, वो तो है ना, तो उनकी फर्टिलिटी रेट भी कम रहता है। एफ्लुएंट सोसाइटीज हैव हायर इनकम एंड लो फर्टिलिटी। फिर इसके अलावा एक दो चीज और है कि भाई नॉट ओनली पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, बाकी भी तो है। जो हमने सोशल डायमेंशन देखा था, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, तो अदर आप लिख सकते हो अदर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। और ऊपर कहीं पे डायग्राम बना सकते हैं कि ये म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, दोनों बाई डायरेक्शनल है। पॉवर्टी से हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से फिर वापस पॉवर्टी। ये एक डायग्राम है, लास्ट में कंक्लूड करना। इस तरीके से दोनों पार्ट को एड्रेस करना है। ठीक है। नहीं आता है तो ये चार चार पॉइंट अपने नोट कर लेना, अगली बार पॉवर्टी पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्वेश्चन इंटरलिंक करके आए तो हम कर लेंगे इसको। पीसीएस में काफी करते हैं सीधा कॉपी, वही करने नहीं, उठा देंगे डाल देंगे, कोई नहीं। पर वो टॉपिक कवर होने चाहिए, हमारी टॉपिक कवर है, पॉवर्टी कवर है, पॉल्यूशन कवर है, ट्राइबल्स कवर है, टॉपिक कवर होने चाहिए, अर्बनाइजेशन सब। ये आप घर से करना, एक और पॉवर्टी का है। ठीक है। एन एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी इज टू लिबरेट द पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन, सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद द सुटेबल एग्जांपल।
हम करेंगे लास्ट वाली, माइग्रेशन पे कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने पॉपुलेशन पे कर लिया, पॉवर्टी पे कर लिया, एक माइग्रेशन पे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। ठीक है, तो लास्ट 4 डिकेड्स में क्या आप चेंज देख रहे हो माइग्रेशन ट्रेंड में, इंडिया में और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे बताना है आपको। 200 वर्ड्स, 12.5 मार्क्स, 9 मिनट्स। माइग्रेशन ट्रेंड में चेंज बताना है। देखो पहले इंटरनल देखते हैं, फिर इंटरनेशनल देखेंगे क्या चेंजेस आए हैं माइग्रेशन में। चेंज इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया लास्ट 4 डिकेड्स। तो पहले आप देखते जो लोअर कास्ट और लोअर आपके मार्जिनलाइज पीपल थे, दे गो फॉर द मैनुअल लेबर के लिए जाते थे। ठीक है, पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज माइग्रेट फॉर द मैनुअल लेबर, चाहे खेतों में काम करो या और कोई मैनुअल वर्क उनके लिए। अब और ज्यादा ट्रेंड क्या देखा गया है कि जो आपके बैकवर्ड कास्ट से थे या फिर जो आपके अदर क्लास कास्ट से थे, उनको एजुकेशन और अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन, ये जानबूझ के वर्ड लिखे हैं क्योंकि सोसाइटी का पेपर है कि हमने SC ST को OBC को क्या दिया है, एजुकेशन दी है, अफर्मेटिव एक्शन दिए, उनसे क्या हुआ उनका सोशल मोबिलिटी, ये लिखने थे बट आपको, उनसे सोशल मोबिलिटी हुई है। फिर अब वो केवल उसके लिए नहीं जा रहे केवल मैनुअल वर्क के लिए, वो तो जा रहे हैं उसके साथ साथ बाकी स्किल्ड जॉब्स के लिए भी जा रहे हैं, ये चेंज आया है। लार्ज नंबर ऑफ OBCs एंड ST आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द फॉर द स्किल्ड जॉब्स। तो ये लिखना था, उनकी सोशल मोबिलिटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन, तो उसके लिए इस जॉब्स के जा रहे हैं। तो ये थोड़ा एनालिसिस भी इंक्लूड हो गया आपका। नेक्स्ट, जेंडर में आप देखो, पहले माइग्रेशन मोस्टली किसका होता था, मेल डोमिनेटेड माइग्रेशन था, और उसमें भी मेल ऐसा नहीं था कि किसी गए हैं तो वहां बस जाएंगे, है ना, वहां पे गए कोई ट्रेड किया फिर वापस आ गए, टेम्पररी होता था, कुछ महीने के लिए काम किया फिर वापस आ गए। अब तो सेटल ही जाते हैं अलग शहर में, तो ये थोड़ा चेंज आया। पहले था अर्लियर प्रीडोमिनेटली मेल, और वो भी टेम्पररी था। ठीक है, और दूसरा फीमेल अगर वीमेन की होता था माइग्रेशन तो किस लिए होता था, वो मैरिज के लिए, और वीमेन का था मोस्टली फॉर द मैरिज। अब क्या देख रहे हैं हम कि वीमेन इंडिपेंडेंटली माइग्रेटिंग, है ना, फॉर इवन फॉर द जॉब्स फॉर एजुकेशन, तो एक इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है वुमेन का। ठीक है, इट्स ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप, ये वर्ड डालना था आपको क्योंकि ये सोसाइटी सोसाइटी का वर्ड है। तो इससे क्या हुआ, विमेन रिसेंट चेंज में विमेन इंडिपेंडेंटली माइग्रेटिंग एंड फॉर लिख दो एजुकेशन जॉब, वो तो कॉमन बातें होगी, फिर लिखना था इट इज ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, बस। तो ये वर्ड हो गया, इधर सोशल मोबिलिटी हो गया, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, तब वो आंसर लगे सोसाइटी का आंसर है ये। और टॉपिक देखो मैं शुरू से वही उठा रहा हूँ, कास्ट, है ना, जेंडर, ट्राइब्स, क्योंकि सोसाइटी, फैमिली, ये सब इन्हीं के बेस पे आपको आंसर लिखने हैं वहां पे। नेक्स्ट, रूरल में ट्रांसफॉर्मेशन आया क्योंकि जो एक बार शहर माइग्रेट हो गया, देन ही माइग्रेट, व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज और हर होम, तो अल्टर्ड वैल्यूज आती है, फिर अलग से जेंडर के लिए रिस्पेक्ट या ना वो सारी जाती। तो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन विद अर्बनाइजेशन वैल्यूज, अर्बनाइज वैल्यूज, अल्टर्ड व्यूज ऑन द जेंडर रोल्स, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, तो ये चेंज देखा गया। ठीक है, माइग्रेंट्स रिलाई ऑन द कास्ट और विलेज बेस्ड नेटवर्क फॉर द जॉब एंड हाउसिंग। अब मान लो मैं यहाँ से अगर कहीं और जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देखूंगा मेरे गांव का कौन है, तो कास्ट बेस्ड या फिर विलेज बेस्ड एसोसिएशन ढूंढते हैं फॉर द जॉब्स एंड अगर आपका हाउसिंग के लिए। ठीक है, वीमेन जो पीछे रह जाती है लेफ्ट पे, दे डिफेक्टो बिकम द हेड ऑफ द हाउस। ये था आपका नेशनल इंटरनल लेवल पे। अगर बात करें आपकी जो पीछे था इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेशन में क्या चेंज आया, तो वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखो आप, इंटरनेशनल माइग्रेशन जब 1980s और 90s में मेजर आउटफ्लो किसका था, लो स्किल्ड वर्कर्स का था गल्फ कंट्रीज में। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डोमेस्टिक वर्क, और वहां से वो क्या बेचते थे, रेमिटांस बेचते थे। फिर 2000 और 2010 तक कहाँ पे हाई स्किल्ड माइग्रेशन हुआ आपका वेस्ट में, पर्टिकुलरली IT प्रोफेशनल्स का, UK और कनाडा यहाँ पे। ठीक है, मिडिल क्लास माइग्रेशन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द बेटर एजुकेशन एंड जॉब प्रोस्पेक्ट। अब रिसेंट ट्रेंड देखना है आपको, रिसेंट में क्या हो रहा है, अब हम लिमिटेड नहीं है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग जगह पे माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप मैप भी बना सकते थे इंडिया का, कहाँ कहाँ पे लोग माइग्रेंट्स जा रहे हैं, तो वो मैप बन जाता है इसके अंदर। ईस्ट एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इमर्जिंग एज द न्यू हब्स। और जहाँ पे अभी स्ट्रिक्टर लॉ आए हैं US में और UK में, तो उसके अलावा फिर हम माइग्रेंट स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे कनाडा एंड जर्मनी। तो ये अब और कोई रिसेंट एग्जाम्पल आ रहा है तो वो भी आप डाल के बता सकते हो क्योंकि रिसेंट तक पूछा हुआ था। देन फीमेल माइग्रेशन हैज इंक्रीज इन द डोमेस्टिक केयर गिविंग एंड नर्सिंग सेक्टर्स इन फ्रॉम केरला टू गल्फ कंट्रीज, काफी जा रही है इन द केयर गिविंग सेक्टर्स एंड नर्सिंग सेक्टर। तो ये आपको चेंज बताना है, तो ह्यूमन का एंगल जरूर डालना है आपको।
सोसाइटी वाले पेपर में। ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट की कैसे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव ई माइग्रेट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रवासी भारतीय बीमा योजना, एम टू एंश्योर माइग्रेंट वेलफेयर, एक गवर्नमेंट की स्कीम डाल दी। ठीक है भाई। नेक्स्ट टेस्ट, टेस्ट नंबर 5 खोलो। मिल गया टेस्ट पेपर 5 आपको? टेस्ट 5 का टॉपिक है अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन देखेंगे। तो पूरा अर्बनाइजेशन कवर कर लेंगे आज हम। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला करो। डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मोर मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन द इंडियन मेट्रोपोलिस? 250 वर्ड्स। देखो ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, यूपीएससी के हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को। बार बार जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि यही लैंग्वेज है, ऐसी है, उसको कैसे ब्रेक करना है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अभी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने एग्जाम में कंफर्टेबल हो जाओगे। जो बच्चा अभी नहीं करेगा फिर वो एग्जाम में परेशान हो क्या फायदा। चलो भाई देखो, अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन है। पहले तो एक डेटा दोगे, कितना अर्बनाइजेशन है इंडिया में, कितना आगे हो सकता है। वर्ल्ड बैंक का है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दे दो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पूछ रहा है अर्बनाइजेशन से क्या पुअर का सेग्रीगेशन हो रहा है? सेग्रीगेशन मतलब कि अलीट एक तरफ है, पुअर एक तरफ, सेग्रीगेट हो गए। और क्या उससे मार्जिनलाइजेशन भी हो रहा है क्या उसका, कि और उसके रिसोर्स कम हो रहे हैं और वो पुअर होता जा रहा है उस तरीके से? तो दोनों अलग अलग एड्रेस करने थे। तो सेग्रीगेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, बताना था, सेग्रीगेटेड कॉलोनीज हो रही है ना। तो उसमें होता क्या, ओवरली मतलब मोस्टली जो लैंड प्राइस पॉश एरिया में ज्यादा रहते हैं, है ना, तो जो गरीब है वो कहाँ पे जाएगा? फ्रिंज पे जाएगा, पेरीफेरी पे जाएगा। तो ये सेग्रीगेशन हो गया। अब उनको डेली ट्रैवल करना पड़ता है, वो सारी बातें अलग है। ठीक है, या अगर शहर में भी कहीं रहेगा तो स्लम्स में रहेगा वो। ठीक है ना। तो ये एक स्लम वाला एंगल डालना था, एक पेरीफेरी का डालना था। पेरीफेरी की जगह वर्ड मैंने यूज किया फ्रिंज, क्योंकि फ्रिंज एक ज्योग्राफिकल टर्म है ना, रूरल अर्बन फ्रिंज जो होती है, तो वो आप डाल सकते हो। स्पेशियल सेग्रीगेशन हो जाता है, स्पेस का सेग्रीगेशन। हाँ ठीक है। राइजिंग लैंड प्राइसेस, उससे कारण क्या होता है, दे पुश द पुअर टू द सिटी पेरिफेरी या सिटी फ्रिंज। तो पुअर कहाँ रहेंगे? फ्रिंज में रहेंगे। एग्जाम्पल आप दे सकते हो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जो स्लम्स बने हैं उन सबका। ठीक है ना, या पेरिफेरी का जो एरिया है। स्लम प्रोलिफरेशन, अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है? जब अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है? माइग्रेशन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन का क्या हो रहा है? इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स। अब माइग्रेंट्स ज्यादा होंगे और वहां पे इतनी हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, तो कैसी सेटलमेंट होंगी? इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। तो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स होंगी, स्लम्स बनेंगे। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल दो डेटा कि नियरली 50% जो दिल्ली में, ठीक है, पॉपुलेशन है, इट दे लिव इन द अनऑथोराइज कॉलोनीज। तो इनफॉर्मल सेटलमेंट में अनऑथोराइज कॉलोनी में रहती है 50% कॉलोनीज। तो देखते ही पता लगता है ये गरीबों की है, ये अमीरों का शहर है। क्या हो गया? सेग्रीगेशन। तो अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है? पुअर्स का वहां पे सेग्रीगेशन हो रहा है। अब उसके लिए वो लास्ट में तुम लिखोगे क्या होना चाहिए? प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना, रूरल डेवलपमेंट, वो वे फॉरवर्ड में जो जो प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं उनके 2-3 पॉइंट लास्ट में वे फॉरवर्ड में या कंक्लूजन में लिख देना, तो वो भी आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा उससे। नेक्स्ट इज द सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी देखा गया है कि पुअर और माइग्रेंट है, दे फेस द बायस। फिर दिल्ली में एग्जांपल दे दो कि मुस्लिम्स और जो एसटी है, दलित है, उनको रेंट करने में दिक्कत आती है। ठीक है ना। दिल्ली इन दिल्ली मुस्लिम्स एंड दलित दे फेस डिफरेंट रेंटिंग डिफिकल्टी इन रेंटिंग हाउस। नेक्स्ट इज द रियल स्टेट ड्रिवन जेंट्रिफिकेशन, है ना। तो इसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक एंगल ये भी आता है, जो अलग अलग कॉलोनीज बन रही है, जो पर्टिकुलर लोगों को एसेस देते हैं वहां पे, है ना, जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स आते हैं। दूसरा क्या होता है, जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मान लो दिल्ली मेट्रो आई तो उसके कारण जो कठपुतली कॉलोनी थी उसको पूरी को हटा दिया था, जबकि वो पुअर की गरीब, तो गरीब फेस किसको करना पड़ता है? कॉन्सिक्वेंस गरीब को ही। ठीक है ना। तो रीडेवलपमेंट में क्या हुआ? रीडेवलपमेंट डिस्प्लेसेस द पुअर। तो जो अगर कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो मान लो कोई कॉलोनी थी वहां पे, अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आना है कोई बढ़िया, तो कॉलोनी को पूरे को साफ कर देंगे, और वो कहीं पे भी जाए उससे कोई मतलब नहीं। तो रीडेवलपमेंट डिस्प्लेस द पुअर, एग्जाम्पल दिया है कठपुतली कॉलोनी, उनको डिस्प्लेस कर दिया दिल्ली में वहां पे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। तो ये हो गया आपका अर्बनाइजेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ द पुअर। अब बताओगे अर्बनाइजेशन से और जो हो रहा है हमारे यहाँ पे, उससे मार्जिनाइजेशन कैसे हो रहा है पुअर का? तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है। अगर उसमें जो लोग आ रहे थे, माइग्रेंट्स आ रहे थे, या जो वहाँ पे काम कर रहे थे, अगर वो फॉर्मल इकोनॉमी में होते तो उनकी प्रॉपर वेज होता, सोशल सिक्योरिटी होती, पर मोस्टली किसमें है वो? इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो इसलिए उनका मार्जिनाइजेशन हो रहा है। कोई गाँव से आ गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे उबर में है, या फिर मान लो स्विगी में, मतलब ऐसे अनफॉर्मल हो, या कोई भी कहीं पे कुछ काम कर रहा है,
तो अगर वो उसकी कभी जॉब पक्की है कभी नहीं है तो किसमें इनफॉर्मल सेक्टर में है ना, या फिर और कोई छोटा मोटा ऐसे काम कर रहा है तो सेक्टर फॉर्मल नहीं है, गिग गिग एम्प्लॉयमेंट अलग है, और एक इनफॉर्मल सेक्टर में अगर है तो कहीं ना कहीं जो मोस्टली 80-90% वो लोग किसमें काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में करते हैं, जॉब्स पक्की नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो वो उनसे उनका क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन। देन एजुकेशन और हेल्थ केयर गैप्स हैं, अगर उनको अगेन हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं होगी तो फिर वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा, फिर वो पॉवर्टी होगी, फिर वो मार्जिनलाइजेशन होगा। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन गैप्स है। लास्ट है पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन। अब उनका पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो ना वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ना उनके लिए अच्छी पॉलिसी आ पाएंगी। तो ये तीन इन कारण वो क्या होता है, मार्जिनलाइज हो रहे हैं पुअर अर्बनाइजेशन के। फिर लास्ट में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज और बतानी थी आपको कि ऐसा नहीं अर्बनाइजेशन सब खराब ही हो रहा है, कुछ ना कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। जो माइग्रेशन हो रहा है उनका फायदा भी है, कहीं ना कहीं किसी इकोनॉमिक मोबिलिटी भी होती है, गाँव से वो पैसा यहाँ पे ज्यादा अर्न करते हैं, तो इकोनॉमिक मोबिलिटी है, क्योंकि हम लगातार सोसाइटी में ये चीज सीख रहे हैं, हमें दोनों एस्पेक्ट दिखाने हैं उसके। ठीक है। सेकंड, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन डेवलप, यहाँ पे एक इकोसिस्टम मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए शहर के अंदर। ठीक है। पॉलिसी इंटरवेंशन जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे कहीं ना कहीं हम एक बेटरमेंट कर रहे हैं गरीबों के लिए, है ना, जो पुअर के लिए अर्बन। एक पीएम स्वनिधि भी थी है, तो ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो थी, ठीक है ना, तो ऐसी स्कीम्स जो उनका फायदा कर रहे हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये फायदा। लास्ट में होता है कल्चरल इंटीग्रेशन, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर है, तो अर्बनाइजेशन से कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म की, प्लूरलिज्म की, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज वो सब कम हो रही है ना, कास्ट, डिफरेंट कास्ट का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये इसके फायदे भी है। सो सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म और कास्ट का जो कम हो रहा था वो सारा। ठीक है, ये फायदे बताने का, तब आपका आंसर कंप्लीट होता है। चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हो जो घर बैठ के पढ़ रहे हैं, आप कम से कम सीख रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो और 4-5 पॉइंट अपने ऐड कर रहे हो। इसके बाद आराम से मॉडल आंसर पढ़ लेना, वो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अर्बनाइजेशन के ऊपर। ये बिल्कुल जो रियलिटी हो रही है ना, ये दोनों क्वेश्चन वही है बिल्कुल। हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टीयर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। कि टीयर 2 सिटीज की ग्रोथ हो रही है, उससे न्यू अर्बन मिडिल क्लास कैसे आ रहा है, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, और किस पे, कंजप्शन ऑफ कल्चर भी आपका राइज हो रहा है, वो बताना है आपको। पहले तो आप बताओगे न्यू मिडिल क्लास वो क्या है जो इमर्ज हो रही है, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन विद राइजिंग इनकम, तो वो है नई मिडिल क्लास जिसकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है। हायर एजुकेशन अटेनमेंट, डिजिटल एक्सेस उनका बढ़ रहा है, और कंज्यूमर एस्पिरेशन, दिस इज द न्यू मिडिल क्लास इमर्जिंग। अब कुछ एग्जांपल भी दोगे, कौन कौन सी सिटीज है टीयर 2 जहाँ पे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है? सूरत, कोची, भोपाल इमर्जिंग एज द न्यू हब ऑफ द अर्बन ग्रोथ। तो टीयर 2 सिटीज और कैसे वहां पे नई मिडिल क्लास राइज हो रही है और कैसे कंजप्शन कल्चर बढ़ रहा है वो बताना था आपको। तो आप एग्जाम्पल दोगे। इकोनॉमिक ड्राइवर्स, तो जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, टॉप सिटी टीयर 1 सिटीज है, अब मोस्टली वो क्या हो रही है, सेचुरेटेड हो रही है। तो नई नई जो स्टार्टअप्स है, नई नई जो आईटी कंपनीज है, वो कहाँ पे आ रही है, टीयर 2 सिटीज। फिर वहां पे जो जॉब क्रिएट हो रही है, उससे फिर जो है ना, जो उनको रेवेन्यू जनरेट होती है, पैसा, तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, उससे फिर क्या हो रहा है, कंजप्शन ड्राइव हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो यही था, मेट्रो सेचुरेशन हो रहा है, तो आईटी और स्टार्टअप सब काम कर रहे हैं टीयर 2 सिटीज में। एग्जाम्पल, इन्फोसिस एंड टीसीएस कहाँ कहाँ पे उन्होंने सेंटर खोले अपने, मैसूरू, भुवनेश्वर, कोच्चि, यहाँ पे खोला। तो एग्जाम्पल आप बता रहे हो, ठीक है। और इससे क्या हो रही है, जॉब्स हो रही है, फ्यूलिंग द न्यू प्रोफेशनल क्लास। सेकंड, कंजप्शन और कैसे बढ़ रहा है, जैसे आप देख रहे हो इन प्रॉपर्टी के रेट कंपेयर टू, मान लो अगर आप दिल्ली देखोगे, ठीक है ना, और बाकी सिटीज देखोगे, मुंबई, उनके कंपेयर तो यहाँ पे कम से कम 50% और ही डाउन है ना, बल्कि तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग है, ठीक है ना, तो अफोर्डेबल रियल स्टेट है, तो इसलिए यहाँ पे रियल स्टेट में भी कंजप्शन बढ़ रही है। थर्ड एक पॉइंट था, ई कॉमर्स बूम, तो मोस्टली जब ई कॉमर्स बूम, इससे कंजप्शन काफी बढ़ी है। ठीक है, रिटेल एंड ई कॉमर्स बूम। तो ये देख रहे हैं लगभग जो फ्लिपकार्ट में जो फेस्टिवल सेल लगती है, एग्जांपल लेके रखा है, तो 45% कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ पे, टीयर 2 सिटीज। तो ई कॉमर्स के कारण भी काफी वहाँ पे कंजप्शन बढ़ी है। फोर्थ पॉइंट इज, नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का कल्चर आया है, ईएमआई का कल्चर आया है, उससे भी कंजप्शन बढ़ी है। ठीक है। नेक्स्ट इज द डिजिटल कनेक्टिविटी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। कई बार आप देखो, कई रील चलती है, उस जैसे वो रील अगर कुछ चल जाएगी ना, तो सब लोग वो खरीदने जाते हैं मार्केट में। चल रहा है आजकल, ये बहुत मैं देखता हूँ यार, सब वही खरीद रहे हैं। दुकानदार क्या, सामान खत्म हो जाता है पर लोग वो खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, डिजिटल कनेक्टिविटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस,
तो सोचो तुम्हारा आंसर कितना रियलिस्टिक होगा, तुम ऐसी बातें लिखोगे तो देखते चला करो क्या चल रहा है आजकल सोसाइटी में, तो वही लिखना है अपने को आंसर में। वही होता है कई बार, मेरे को लगता है पता नहीं कुछ कि कोई एक बार, एक तो वो अभी कुछ हल्दी वाला चल रहा था, एक कोई कोई कॉफी का ब्रांड का आ गया था, तो कह रहे इस कॉफी ब्रांड की कॉफी वो सभी वो ब्रांड लेने लग जाते हैं, समझ रहे हो, उस तरीके के हो जाते हैं इन्फ्लुएंस। अब नाम तो क्या ही लो ब्रांड का, ठीक है, लेकिन वही है। तो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, तो उससे भी ड्राइव हो रहा है कंजप्शन आपका, अगर ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, तो सब वही करने लगते हैं फिर। तो नेक्स्ट इज द सोशल मोबिल, ये मैंने अभी खुद ही अपने आप लिख दिया कि पढ़ते पढ़ते दिमाग में खुद आ रहा था, कैसे कहीं ना कहीं तो सोशल मोबिलाइजेशन हुई है ना, सोशल मोबिलिटी बढ़ी है लोगों की अक्रॉस द डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, अब वो भी किसमें आ गए, न्यू मिडिल क्लास में आ गए, तो वो भी कि उनके पास पैसा आ गया। और वो क्योंकि अर्बन एरियाज में हमने क्या पढ़ा था, कास्ट और क्लास, क्लास की लाइन थोड़ी ब्लड हो जाती है, तो सोशल मोबिलिटी बढ़ी तो पैसा आया, तो वो भी क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सोशल मोबिलाइजेशन या सोशल मोबिलिटी बढ़ी है अमंग द डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स, तो उससे भी कंजप्शन बढ़ा है। ठीक है, ये मॉडल आंसर भी नहीं है, ये लिखते लिखते ऐसे तुम्हारा दिमाग ट्रेन हो जाएगा, बार बार तुम लिखोगे ना अपने आप दिमाग आएंगे, यार कोई कास्ट का पॉइंट डाल देता हूँ, हाँ भी उनकी मोबिलिटी बढ़ी है, उनकी ग्रोथ हुई है, तो उन्होंने कंजप्शन स्टार्ट कर। फिर लास्ट आएगा जेंडर डायनामिक्स, ये आप कर ही सकते हो कि वीमेन भी अर्न कर रही है, डुअल इनकम है, तो यार थोड़ा खर्ची कर लो, फिर उससे भी कंजप्शन बढ़ी। ये तो वो एंगल डालने थे आपको सारे। ठीक है, आकृति थक गए हो, एक और लिख ले, इंटरप्रेट गलत कर लिया था। चलो देखते हैं क्या लिखा है तूने, लास्ट एक और करा देते हैं, ठीक है, एक मौका और देते हैं तेरे को सुधारने का। What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in a major cities of India? तो जो आईटी सिटीज बन रही है, इसके कारण जो क्या मेजर आपके सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन हो रहे हैं, ये आपको बताना है। 250 वर्ड्स, 15 मार्क्स, 11 मिनट्स। अच्छे से लिखो, लास्ट क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप घर से करना, इसको आराम से करो, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल भी लिखना है जो आप सब्सटेंशिएट करोगे। चलो भाई देखते हैं। वट आर द मेन सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बताने थे आपके अराइजिंग आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो जो आईटी इंडस्ट्रीज बन रही है, आईटी हब्स बन रहे हैं, उनके क्या सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, क्वेश्चन सिंपल था, डायमेंशन लिखनी थी अपनी। तो अगेन दोनों देखें, कुछ पॉजिटिव इंप्लीकेशन होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, विद एग्जाम्पल के साथ आपको सब्सटेंशिएट करना था इस आंसर के अंदर। तो राइज ऑफ अर्बन मिडिल क्लास बढ़ी है बिकॉज ऑफ द आईटी जॉब्स, उनकी अर्निंग, उनकी न्यू जॉब्स है ना। फिर आप एग्जाम्पल दोगे, बेंगलुरु की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई है, ठीक है, रोज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू आईटी लेड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, नई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है, ठीक है, नास्कॉम ने रिपोर्ट्स अराउंड 5 मिलियन डायरेक्ट आईटी जॉब्स इन द 2023। तो डेटा के साथ आपको करना है, वो तो सबको पता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, पर कितनी बढ़ी है वो बताना है। थर्ड, बूस्ट टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में मेट्रो, ये टी हब, इनोवेशन हब बना है, तो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट हो रहा है विद आईटी सेक्टर। ठीक है, विमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, विमेन कंस्टिट्यूट अराउंड 35% ऑफ इंडिया आईटी वर्कफोर्स, ठीक है, नास्कॉम का डेटा है, तो विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा आईटी में। ग्लोबल इंटीग्रेशन, इंडिया का ग्लोबल इंटीग्रेशन हुआ है, तो ये सब फायदे हुए हैं हमारे आईटी सिटी डेवलप करने से। पर उसके कुछ नेगेटिव भी है, जैसे अर्बन इनइक्वालिटी और बढ़ गई है ना, हैव्स हैव नॉट, डिजिटल डिवाइड वाला पार्ट, जेंट्रिफिकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये पहले भी आया था कि कोई ना कोई पुअर की कॉलोनी को डिस्प्लेस कर रहे हैं हमको, अगर आईटी पार्क बनाना है तो पुअर को डिस्प्लेस कर दिया, उनको फिर दिक्कत आ गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया, और ब्रेन ड्रेन हो रहा है स्मॉलर टाउन से, तो फिर और रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ जाती है। एंड द लास्ट इज द कल्चरल होमोजेनाइजेशन, वेस्टर्न वर्क कल्चर लाइफस्टाइल समटाइम अंडरमाइन द लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो एक होमोजेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का पेपर था, ये कल्चर का पॉइंट डाल दिया अपन इस तरीके से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करना, सिंपल ये, डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेट आउट ऑफ स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन बहुत जो स्पीड से हो रहा है, उसके कारण सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, वो सारी आपको लिस्ट करनी है। मॉडल आंसर मैंने आपको दे दिया उसका। ठीक है, आप बाकी यहाँ से ले लो अपने आंसर्स, बाकी कल मिलेंगे, कल टेस्ट होगा आपका। आज हो गया 4 और 5, कल करेंगे हम 6 और 7 वाले टॉपिक पे। तो 6 और 7 के टॉपिक सारे पढ़ के आने, फिर उसको हम कर लेंगे कंप्लीट, सोसाइटी कंप्लीट कल। सोसाइटी के बाद क्या चालू करेंगे सर? पेपर 2 एथिक्स, सैटरडे को एथिक्स, फिर पेपर 2 मंडे से। मॉडल आंसर्स भेज दीजिएगा सर प्लीज, थैंक यू। हाँ।